आपने भी सुना कि इस वक्त जगदीश कुमार जी ने क्या कहा है। कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पीएचडी रहे तो भी आप फैकल्टी बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ये न्यूज़ अगर आप सभी लोगों ने सुनी नहीं थी तो मुझे लगता है थोड़ा लेट है आप, बट मुझे पता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो बहुत ही सिंसियरली वर्क कर रहे हैं और उनका ड्रीम है कि वो प्रोफेसर बने, जिसका एंट्री लेवल एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे सामने होता है, तो हम सब लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने का काम इस ड्राफ्ट ने कर दिया है। और हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, या अगर आप अपने पीएचडी के अंदर है तो पेपर पब्लिश करवाना हर ईयर, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होंगे। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर मिस्टर जगदीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट्स रिलीज करे हैं जिससे हम सभी एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ है। मैंने भी इस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा कवरेज इसका हो रहा है और जो क्लिप मैंने आपको दिखाया वो भी आप लोगों के लिए डीडी नेशनल से ही मैंने दिखाया है, जिससे आपको पता चले कि उन्होंने इंटरव्यू में आके क्या क्लैरिटी दी है। इस वीडियो को मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पर बोर्ड पर, एक एक चीज आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा के। तो आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर व्हाट इज द पोजीशन राइट नाउ। अभी के तौर पर 2025 के अंदर अगर हम ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, और एलिजिबिलिटी ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एंट्रीज किस किस लेवल पर होने वाली है, ये सारी चीजें इस वीडियो के एंड में मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर आता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के साथ साथ सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आप भी हमारे साथ में तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आज आप सभी लोगों से बात करने आई हूं कि यही असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होने वाला है। सबसे पहली स्क्रीन ये है और इस वीडियो के अंत में भी इसी स्क्रीन पर वापस आऊंगी, बट मैं आपको सबसे पहले लेके जाना चाहती हूं इस पॉइंट पर कि अभी तक हम लोगों को क्या पता था। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो एलिजिबिलिटी थी, या बिल्कुल मिला के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सभी लोगों को पता था। बट अब जब से न्यूज़ आई है तो कुछ इस तरीके से हमारा हुला हुप बन चुका है। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से इसे डिकोड करना चाहिए, और बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है थैंक्स टू ऑल दी न्यूज़, ऑल दी रूमर्स। जगदीश कुमार जी खुद पता नहीं कब क्या कैसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा डिकोड करना मुश्किल होता है, बट कोशिश करेंगे कि आज हम लोग क्लैरिटी लेके जाएं। जितना हमें पता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था तो हम ये करते थे इस न्यूज़ से पहले कि हम लोग मास्टर्स करते थे। पीजी करना ज़रूरी होता है, कोई भी डिसिप्लिन में आप कर सकते हो। यूजुअली अगर आपने अपने अंडर ग्रेड जिस डिसिप्लिन से किया तो उससे आप मास्टर करते हो। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि डिफरेंट से करते हो, बट अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि आप अगर डिफरेंट सब्जेक्ट से भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। जिसमें आपका मास्टर्स है उसी में आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है, और जैसे ही आपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अभी तक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही था दैट यू इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप या तो डायरेक्टली अभी क्या हो गए हैं भाई, एलिजिबल हो गए हैं रिटन एग्जाम के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम आप दे सकते हैं और सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बीच में ऑफकोर्स आप लोगों का एक पीआई भी होगा, दैट इज आप लोगों का एक इंटरव्यू होता था। या फिर आप लोगों के लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद में जो है हम अपने एपीआई को अपना इंप्रूव कर सकते थे। अगर नेट क्वालिफाई करते हो तो एक सर्टेन स्कोर आपको मिलता है। एपीआई इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। चैनल पर सर्च करोगे या बाय माय नेम भी सर्च करोगे एपीआई डिस्क्राइब बाय अदिति मैम, तो वीडियो मिल जाएगा। मैंने पूरा अलग से उसमें एक चीज बताई है, अभी भी बताऊंगी, पर एपीआई स्कोर जो है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एपीआई जो है तो नेट क्वालिफाई करते हो तो अलग से आपको कुछ नंबर मिलते हैं। अगर आप सभी लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो कुछ एडिशनल नंबर, तो आप लोगों को कम से कम जो है 2 से 4 एडिशनल नंबर मिलते हैं आपके एपीआई स्कोर में। और फिर इस एपीआई स्कोर के बिहाफ पर भी बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो या तो रिटर्न हो सकता है या फिर एपीआई हो सकता है। ज्यादातर केसेस में जहां पर रिटर्न और इंटरव्यू होता है वहां पर एपीआई की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अलग से अगर एपीआई के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन हो रहा है, जैसे डीयू की बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर एपीआई के ऊपर ही आप लोगों का एडमिशन होते हैं, आई मीन आप सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोगों का जो एपीआई है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले 5 साल में मुझसे कनेक्ट किए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट है इस वक्त जो पीएचडी कर रहे हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम के अंदर, और मैं उन सबसे कनेक्टेड रहती हूँ। हमेशा पूछती हूँ कि वहां पर सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे चल रहा है। तो कहीं हद तक मुझे ये पता चला है कि ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके का क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अगर आप लोगों ने देखा तो अभी अभी यूजीसी ने 10 यूनिवर्सिटीज को कैंसिल किया है कि अब से वो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट के अंदर झोल देखा गया था।
यानी ना तो नेट क्वालिफाइड बंदों को वो ले रहे हैं, ना ही एपीआई को फॉलो कर रहे थे। और इसी वजह से जगदीश कुमार जी के अंडर गाइडेंस के अंदर एक और ड्राफ्ट है जो यूजीसी ने निकाला है कि जो भी अच्छे से अपनी गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सब यूनिवर्सिटीज को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। देन कमिंग टू दिस नेक्स्ट स्टेप, वो हमको ये पता था कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके अगर आप जेआरएफ कर लेते हो तो आप पीएचडी में जाते हो, नेट करने के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो। स्टाइपेंड अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा एंड ऑफ कोर्स प्रेफरेंस जो है वो जेआरएफ बंदे को ज्यादा दी जाती है क्योंकि वहां का पैसा सेंटर से आता है। देन हम लोग जो पीएचडी कर रहे होते हैं या कर लेते हैं तो भी हम हमारे एपीआई स्कोर में इंप्रूवमेंट ले रहे होते हैं। लगभग 25 से 30 नंबर का इंप्रूवमेंट आप लोगों का हो जाता है अगर आप पीएचडी करते हो आपके एपीआई के अंदर। और ये जो पीएचडी है इसमें एपीआई के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर एपीआई आप अपने मास्टर्स के तुरंत बाद से ही कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एपीआई का पूरा पीडीएफ शो कर रही हूँ। ये जो है ये आप लोगों का कंप्लीट पीडीएफ है जो कि आप लोगों के 2013 के मैंने पूरे के पूरे गैजेट से ही निकाला है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन आप लोगों को ऐड ऑन कर दूंगी, कमेंट सेक्शन के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। बट इस तरीके से जो है वो आप सभी लोगों का जो एपीआई है उसके नंबर दिए जा रहे हैं। रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन का 30% क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर बुक्स है तो आपका 25% है, प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग 20% है, रिसर्च की गाइडेंस के अकॉर्डिंग 10% है और आप लोगों का ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार अटेंडेंस के अकॉर्डिंग 15% आप लोगों को स्कोर दिया जाता है। कुल मिला के अगर आप लोगों को अपना एपीआई बहुत अच्छा रखना है, अगर एपीआई आपको इंप्रूव करना है तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों की कैलकुलेट की जा सकती है ड्यूरिंग योर पीएचडी। मैं बता रही हूँ कि लेक्चर सेमिनार्स अगर आपने दिए हैं तो आपको 50 मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों का जो एपीआई है ड्यूरिंग योर पीएचडी कोर्स इंप्रूव हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों का एपीआई स्कोर है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो आप देखिएगा कि आप लोगों का यूजी के अंदर कितना स्कोर आता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कितना स्कोर आता है, आपको जेआरएफ मिला है, नेट मिला है, इसके अलावा आपकी पीएचडी हो गई, आपके जो टीचिंग आवर्स हैं उनके बिहाफ पर भी आपको एपीआई में अलग से नंबर दिए जाते हैं और आपने कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं उसके बिहाफ पर भी आप सभी लोगों को अलग से नंबर दिए जाते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को एपीआई में कितने नंबर कैसे दिए जाते हैं वो बताया है। डिटेल वीडियो लाइक आई सेड आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। बट ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनसे आप अपना एपीआई इंप्रूव करके इंटरव्यू के अंदर एक बेटर चांस जो है वो अपने लिए होल्ड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये सारा सिनेरियो अभी तक चल रहा था बट फिर एक दिन एक न्यूज आती है और उस न्यूज की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एक सिंपल भाषा में समझाती हूं कि अब जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग अगर चेंजेस होते हैं, वैसे तो अभी ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट पर सजेशन फीडबैक चलेंगे, चेंजेस इंप्लीमेंट कब से होंगे अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट अगर होते हैं तो भी क्या होने वाला है, आप सभी लोगों की अब 4 साल की डिग्री जो है वो भी अलाउ कर दी गई है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन के लिए। या तो आप लोग अंडर ग्रेड के अंदर 4 ईयर प्रोग्राम के थ्रू आए हो या फिर आप लोगों का मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो या आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके तुरंत बाद जो है अब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो तो आप लोग पीएचडी कर सकते हो विदाउट एनी यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। आप लोग डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं और अब से अगर आप पीएचडी डायरेक्टली कर लेते हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट एनी नेट का सर्टिफिकेशन। ऐसा कहा गया है, यानी कि हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री जो है उसे पीएचडी माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर्स के तुरंत बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो पीएचडी आपकी हाईएस्ट क्वालिफाइंग जो डिग्री है उसके बिहाफ पर आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर ऐसा है कि आपने मास्टर्स किया या आपने अंडर ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में आपने नेट एग्जामिनेशन दिया तो आप नेट एग्जामिनेशन दो। अगर आप नेट के अंदर अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हो, जेआरएफ कर जाते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, जेआरएफ करके आप पीएचडी कर सकते हो। अगर नहीं भी करो तो भी आप सीधा सीधा एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर आपने 4 साल की यूजी डिग्री के बाद में नेट को क्वालिफाई किया है तो आप ओनली एंड ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो, यानी इसके बाद में पीएचडी के बाद जाके आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इसके अलावा जो एक स्पेशल चीज मेंशन इन्होंने करी है जिसमें ना नेट रिक्वायर्ड है ना पीएचडी रिक्वायर्ड है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो है आप लोगों का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये एक एक्सपर्ट पोजीशन है जो निकाली गई है यूजीसी के द्वारा। अगर आप अपनी फील्ड के अंदर 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और आप चाहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्शन के एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर करें, यूनिवर्सिटी लेवल पर आके बच्चों को सिखाएं, तो आपके लिए अलग से कुछ सीट्स बनाई जाएगी और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीट्स है वो आप ले सकते हो विदाउट पीएचडी, विदाउट नेट, विदाउट एनीथिंग, डायरेक्टली। पर उसका मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 10 साल का होना चाहिए। सो अगर मैं कुल मिला के पूरे संक्षेप में आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूं तो अगर यूजीसी नेट के मैंडेटरी होने या ना मैंडेटरी होने पर अगर डिस्कशन होता है तो अभी जो कि करंट सिनेरियो, इस ड्राफ्ट को अच्छे से लॉ या एक्ट बनने के पहले भी जो सिनेरियो है बाद में भी वही रहेगा।
यानी कुल मिला के जैसा मैंने कहा था कि मैं उसी पेज पर वापस आऊंगी और आपको बताऊंगी कि नेट आपको नहीं करना है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसे मिस इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो। यूजीसी नेट आप लोगों के लिए उतना ही मैंडेटरी रहेगा जितना कि अभी है। अगर आपने मास्टर्स की है या आपने यूजी भी करी है, दोनों ही केसेस में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको मास्टर्स के बाद नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया बनेगी। और अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया के थ्रू आप पीएचडी करते हो तो आप लोगों का एपीआई भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग यूजी कैटेगरी के अंदर हैं और आप मास्टर्स नहीं करना चाहते और डायरेक्टली पीएचडी में जाना चाहते हैं तो भी आप वो कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको नेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन अब 3 कैटेगरी के रिजल्ट्स निकालता है। हमारे देश के अंदर अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो भी आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप यूजीसी नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहते हो तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप लोग हमारे देश की इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की सभी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंसेस, पीएचडी एंट्रेंसेस आप यूजीसी नेट के स्कोर के बिहाफ पर होते हैं, नेम्ड इन द कैटेगरी 3 ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन व्हिच इज आल्सो एक्टेड बाय जगदीश कुमार जी। ये भी अभी रिसेंट के अंदर चेंज ऑलरेडी हो चुका है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो नेट तो आप लोगों का 100% ऐसी चीज है जिसकी एलिजिबिलिटी ना आज, ना 5 साल बाद, ना 10 साल बाद कभी खत्म नहीं हो सकती, अनटिल एंड अनलेस जगदीश कुमार जी जो है वो कुछ रेवोल्यूशन ही ला दे, तो जिसके क्या ही बोले, मतलब आप समझ ही गए होंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये भाई एक आप लोगों का केस बनता है। दूसरी चीज, एक और न्यूज आई कि जो आप लोगों के पेपर पब्लिकेशन है, ये पेपर पब्लिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर अब आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको पेपर हर साल पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये न्यूज भी आप लोगों के लिए जो है वो ज्यादा कुछ चेंज नहीं लेके आने वाली है। जैसा मैंने कहा, आप सभी लोग जब पीएचडी करते हैं तो उस पीएचडी के अंदर जो आप लोगों का एपीआई स्कोर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस एपीआई को इंप्रूव करने के लिए आप लोगों का पेपर पब्लिकेशन जो है वो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ एक और चीज है जो यहाँ पर इंप्रूव होने की जरूरत थी, वो थी कि ये जो टीचिंग पैरामीटर है जो कि आपके एपीआई में होता था, इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ एडहॉक लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पर अगर आपने कहीं पर पढ़ाई करी तो उसी का जो एक्सपीरियंस है उसी को काउंट किया जाता था। बट अब जो है डिजिटाइजेशन को भी अलाउ कर दिया गया है, राइट। तो अगर आप सभी लोगों ने ऑनलाइन लेवल पर भी अगर कोई काम किया है तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। यानी मेरे हिसाब से अगर मैं पूरी की चीजों को समराइज करके समझूं तो अभी भी जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो फिर भी यही एग्जाम रहेगी। अगर आप इन सब चीजों को एक्ट या लॉ या ड्राफ्ट के थ्रू भी ना समझना चाहो तो भी मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको उतना आना चाहिए कि आप एक यूजी लेवल के बच्चे या पीजी लेवल के बच्चे को पढ़ा सके। अगर आपको उतना आना चाहिए तो 100% आपको वो सिलेबस समझ में आना चाहिए, वो सिलेबस पढ़ाना आना चाहिए, उस सिलेबस की प्रैक्टिकलिटी और इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। और ये सारी चीजें आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में ही लिखी हुई है। तो जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है वो आपको आना चाहिए। और अगर आप इतना सिलेबस पढ़ोगे ही तो क्या फर्क पड़ता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि ये जो डूज एंड डोंट है, ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्लैरिफाई करिए। नेट की जो मैंडेटरी प्रॉपर्टी है ये उनके लिए सिर्फ फायदेमंद होगी जो लोग पीएचडी कर चुके हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि आप लोगों के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर एंट्री लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। बाकी जो बच्चे अभी करंट के अंदर यूजी या पीजी कर रहे हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए नेट मैंडेटरी ही रहने वाला है। आप सभी लोगों को उम्मीद करती हूँ कि मैं समझा पाई हूँ सिंपल भाषा में कि आपको करना क्या चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। कोई और डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं फिर बोलती हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो ये है कि आप अपने एपीआई पे काम करें, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करें, चाहे रिटन एग्जाम के थ्रू हो या फिर आपका एपीआई के थ्रू हो। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे तो जो आप लोगों का ये इंटरव्यू राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इंटरव्यू राउंड के अंदर चाहे आपके एपीआई के अकॉर्डिंग आपको एज मिले या फिर आपके टीचिंग स्टाइल, आपकी पेडागॉगी की वजह से आपको एक्स्ट्रा जो है वो एज मिले, ये दोनों ही चीजों में इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। और वही सारी चीजें जो है मैं कोशिश करूंगी कि इनकॉर्पोरेट कर सकूं जेआरएफ अड्डा के कंप्लीट प्रीमियम बैच के अंदर भी। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन द प्रीमियम जर्नी एज वेल एज आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे भी हमेशा कोशिश करूंगी कि इस तरीके से चीजें लेके आती रहूं सिंपल भाषा के अंदर। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।